बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत ने बहुप्रतीक्षित फैसला देते हुए सभी 32 आरोपियों को किया बरी। कोर्ट ने कहा विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं, एक आकस्मिक घटना थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले में 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में आज सुबह मुख्यमंत्री से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक कोविड टेस्टिंग हुई है, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने डोर टू डोर सर्वे, सर्विलांस और टेस्टिंग को तेजी से चलाने के दिए निर्देश। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमेठी, बरेली, संत कबीर नगर समेत 6 जिलों में 300 बेड के समर्पित कोविड अस्पताल का किया उद्घाटन। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रदेश की 2 बड़ी खबरों से। अयोध्या ढांचा विध्वंस मामले में लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। विशेष अदालत ने कहा है कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, एक अचानक हुई थी और विध्वंस के मामले में राजनीतिक साजिश के साक्ष्य भी नहीं मिलते हैं। अयोध्या ढांचा विध्वंस मामले में कुल 48 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 17 आरोपियों की मामले की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है। वहीं प्रदेश के हाथरस में हुई सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है और उनसे मुलाकात करने के लिए कहा और साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में कठोरतम कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस की घटना के लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट के मुकदमा चलाने की प्रभावी पैरवी करने के स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं। और सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में आज बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। विशेष अदालत ने न्यायाधीश के फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, ये एक आकस्मिक घटना थी। उन्होंने कहा आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, बल्कि आरोपियों ने उन्मादी भीड़ को रोकने की कोशिश की थी। विशेष सीबीआई अदालत की न्यायाधीश एसके यादव ने 16 सितंबर को इस मामले की सभी 32 आरोपियों को फैसले के दिन अदालत में मौजूद होने को कहा था। हालांकि वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और सतीश प्रधान अलग अलग कारणों से न्यायालय में हाजिर नहीं हो सके थे। को न्यायालय ने आज बाइज्जत बरी किया है और कोर्ट की ओपिनियन जो ओपन कोर्ट में जब जजमेंट न्यायालय दे रहा था तो उनकी ओपिनियन ये आई कि जो भी वहां लाखों कार सेवक उपस्थित हुए थे वो किसी केवल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहां पे उनको कार सेवा करनी थी। तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था, एक समय वो घटना हो गई और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहां पे उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट्स दाखिल की थी वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहां पे जो पेपर्स की कटिंग्स कोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहां से आई थी। तो ये कोर्ट का ये निर्णय आया है। इस फैसले पर मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि इस मामले का हमेशा के लिए पटाक्षेप हो जाना चाहिए। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और वो निर्णय इस बात को सिद्ध करता है कि 6 दिसंबर को अयोध्या में हुई घटनाओं के लिए कोई षड्यंत्र या किसी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं था, वो अचानक हुआ है। हमारा स्वयं का आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग के रूप में किया जा रहा था, श्री आडवाणी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष के रूप में जो मैं उसमें सहयोग कर रहा था,
उस सब का एकमात्र उद्देश्य जन जागरण करना और राम मंदिर के लिए देश भर में एक जनमत और एक प्रकार का वायुमंडल तैयार करना था और तथ्यों को लोगों के सामने रखना था। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र के तहत नहीं थे। वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है। इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है और मैं ऐसा समझता हूं कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जय जय श्री राम और सबको सन्मति दे भगवान। साक्षी महाराज ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि सहयोग और संघर्ष आज विजय हुई है। बहुत ऐतिहासिक क्षण है और ये सदियों से जो संघर्ष चल रहा था आज विजय हुई है। अयोध्या मामले में एक याचिकाकर्ता इकबाल अंसारी ने कहा है कि वो इस फैसले को स्वीकार करते हैं। सीबीआई के पास, क्योंकि सीबीआई जो है गवाह सबूत जो है वो कोर्ट जो है सबूत मांगता है, तो जब जहां सबूत नहीं, कोर्ट फैसला उसे जो है सबूतों के आधार पर देता है। अयोध्या में जो कुछ भी हुआ था तो पूरी दुनिया ने देखा था। तमाम मुकदमे जो है पत्रकारों ने दर्ज कराए थे, दुकानदारों ने कराया, तो आम लोगों ने कराया था। आज कोर्ट ने सबको बरी कर दिया, अच्छी बात है। तो आज बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बहुप्रतीक्षित फैसला आया है और सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। सीधे चलते हैं लखनऊ संवाददाता रामेंद्र सिंह के पास। रामेंद्र, फैसले का इंतजार था, पूरे देश की निगाह इस फैसले पर लगी हुई थी। अयोध्या विध्वंस मामले पर क्या फैसला सीबीआई कोर्ट ने सुनाया है? इस लंबे अंतराल के बाद आए फैसले को किस तरह से देखा जा रहा है, बताइए। रामेन जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? रामेन जी, पूरे देश की निगाह इस फैसले पर लगी हुई थी और अयोध्या विध्वंस मामले पर क्या फैसला सीबीआई कोर्ट ने सुनाया है? इस लंबे अंतराल के बाद जो ये फैसला आया है, किस तरह से, क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पर, बताइए। हाँ भाई साहब, हेलो हेलो, हाँ। रामेन, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? रामेन, एक बहुत बड़ा फैसला आया है एक लंबे अंतराल के बाद, एक इंतजार के बाद, और ये जो सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, इस फैसले को किस तरह से देखा जा रहा है, बताइए, इसकी बारीकियां जरा बताइए। देखिए, एक बड़ा लंबा अंतराल रहा, 28 साल बीत गए हैं। अयोध्या में जिस तरीके से पूरी घटना घटी, उसके बाद मुकदमे दर्ज हुए। एक मुकदमा 197/92 दर्ज हुआ, एक मुकदमा 198/92 दर्ज हुआ। 197 में जो पहले मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें ये लिखा गया था कि कार सेवकों इतने उद्दलित थे कि उन्होंने ढांचा तोड़ दिया। और 198 जो एसआई ने बाद में लिखाया, उसमें यह लिखा गया कि जो नेता थे जिन्होंने भाषण दिया, उसके कारण ये घटना घटी। तो 198 ये पहले मुकदमा रायबरेली कोर्ट में था। सीबीसीआईडी ने पहले इसकी जांच की, फिर सीबीआई ने इसकी जांच की। और जो वीके सिंह जो जज थे, जब उन्होंने इसका चार्ज फ्रेम किया, तभी उन्होंने कहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ ये मुकदमा चलने लायक नहीं बनता है और उनको इससे मुक्त किया जाता है, बाकी लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। तो सीबीआई इस मामले में ऊंची अदालत गई और उन्होंने कहा कि पूरे तथ्यों का अवलोकन किया जाए और नए सिरे से पूरा मुकदमा संचालित किया जाए। तो उस आधार पर ये मुकदमा लगातार चलता रहा। ये मुकदमा सीबीआई की विशेष कोर्ट लखनऊ आया, जहां पर मुकदमा आज जज एस के यादव ने जो मुकदमे का फैसला दिया है,
बड़ी बातें यह हैं कि जो आरोप लगाए गए थे, आरोपियों ने उस समय भी कहा था कि मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए वो राजनीति से प्रेरित हैं, मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी, कोई षड्यंत्र नहीं है, कोई उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और कोर्ट ने जब सारे तथ्यों को देखा, सीबीआई और सीआईडी की जांच को देखा, उन तथ्यों को परखा, गवाहों के बयान सुने, जीरा सुने, उसके बाद जो सारी चीज़ें कोर्ट के संज्ञान में आई, तो जज और न्यायालय के संज्ञान में आई, वो ये थी कि इसमें किसी भी तरीके से इन नेताओं का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कोई षड्यंत्र नहीं था, कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं था। ये अनायास घटना हुई, अचानक घटना हुई और ये उद्दलित लोगों ने ये घटना की थी, नेताओं के इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो पूरी तरीके से ये घटना दोष मुक्त साबित किया, सिद्ध किया उन लोगों का। और जो राजनीतिक नजरिया है कि लगातार ये कहती रही, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते रहे कि जो राम मंदिर का आंदोलन है उसमें पूरे उस आंदोलन को राजनीतिक रंग दिया गया और कांग्रेस ने ये तमाम मुकदमे लिखा। तो ये तमाम चीजें अब निकल के आ रही हैं जो आगे आकर के देखी जाएंगी। इस मुकदमे का जो निष्पादन है उसके आलोक में देखी जाएंगी कि इस तरीके से। लेकिन एक बड़ी घटना हुई है कि एक तरफ राम मंदिर का निर्माण हो रहा, सिविल जो मुकदमा था वो समाप्त हुआ है और जो आपराधिक मुकदमा लिखाया गया था वो भी समाप्त हो गया है और राम मंदिर निष्कलंक रूप से आगे बढ़ेगा और जिन लोगों के ऊपर ये आरोप लगे थे वो भी दोष मुक्त साबित हुए हैं। ये एक बड़ी घटना है विजय। एक पहलू ये भी है कि रामेंद्र, जो अदालत ने कहा कि इन लोगों ने, जिन लोगों के नाम जो है वो इसमें लिए गए थे, उन लोगों ने उत्तेजित भीड़ को रोकने की कोशिश भी की है। ये एक बड़ा पहलू है शायद इस मुकदमे को पलटने में या एक रोशनी डालने में। देखिए, ये तो आरोपी पहले से कहते रहे, उनके वकीलों के माध्यम से उन्होंने कहा कि, और आप जिस समय साउंड सिस्टम से उन्होंने कहा कि नहीं भीड़ उस तरफ ना जाए, ना तोड़ी जाए, और ये रिकॉर्डेड चीजें थी जिसको आरोपियों ने कोर्ट में रखा, अपने तथ्यों के साथ रखा, वकीलों के माध्यम से रखा और अपनी जब इनके व्यक्तिगत रूप से इनके बयान लिए गए तब भी रखा कि इस तरीके से। आशुतोष जी हमारे साथ पूरे इस प्रकरण में थे। आशुतोष जी, इस पूरे मुकदमे के किस आलोक में देखते हैं आप? देखिए, ये मुकदमा एक ऐसा आपराधिक मुकदमा था जिसमें साक्ष्यों की भरपूर कमी थी। इसको अदालत ने आज माना। यह मुकदमा जो है, अगर जिसमें जो अभियुक्त बनाए गए थे वो कह रहे थे कि राजनीति से प्रेरित था, आज वह भी स्पष्ट हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात रामेन हुई है वो ये हुई है कि अयोध्या विवाद से संबंधित सारे मुकदमे और सारे मामले अब समाप्त हो चुके हैं। और अयोध्या में जो भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, इस निर्माण के साथ ही इसका विवाद का अयोध्या से नाता खत्म हुआ। बिल्कुल सही, बिल्कुल। रामेंद्र और आशुतोष, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस अहम मामले में अहम जानकारी देने के लिए। शुक्रिया आपका। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई की विशेष अदालत के निर्णय पर ट्वीट कर स्वागत किया है। ट्वीट में लिखा है, सत्यमेव जयते। तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पूज्य संतों, बीजेपी के नेताओं, वेब पदाधिकारियों, समाज सेवियों को झूठे मुकदमे में फंसाकर बदनाम किया गया है। अयोध्या फैसले का प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है, अयोध्या मामले में सीबीआई कोर्ट का निर्णय न्याय की जीत है। बाबरी केस में 28 वर्षों के बाद आज जिस तरह से पूरे देश ने देखा कि फिर एक बार न्याय की जीत हुई है, हम इस फैसले का, माननीय न्यायालय के फैसले का हम स्वागत करते हैं और सभी को बधाई देते हैं। जो लोग इसमें हमारे आरोपी थे, आज वो पूरी तरीके से उन्होंने न्याय के सामने जाकर ये बता दिया कि अभी हमारे यहाँ देश में न्याय का राज है, कानून का राज है। इसी को कहते हैं राम राज, इसी को कहते हैं कानून का राज। और जो सांप्रदायिक शक्तियां थी उनकी हार हुई है। इस फैसले का हम दिल से स्वागत करते हैं। प्रदेश के हाथरस में हुई सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। एक घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की और उनसे कठोरतम कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। यूपी सीएम ने ट्वीट करके कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाथरस की घटना पर वार्ता की है। इसके अलावा बात करते हैं यूपी सीएम कार्यालय की। यूपी सीएम कार्यालय ने ट्वीट करके बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस की घटना के लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने और प्रभावी पैरवी करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच हेतु 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की है, जिसमें प्रमुख सचिव गृह भगवान स्वरूप चंद्र प्रकाश, पुलिस उप महानिरीक्षक और सेनानायक पीएसी आगरा पूनम सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से अधिक कोविड-19 के टेस्ट हो गए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए डोर टू डोर सर्वे, सर्विलांस, मेडिकल टेस्टिंग की कार्रवाई को पूरी तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार कोविड-19 के खिलाफ पूरी तत्परता से लड़ाई लड़ रही है। मुख्यमंत्री ने अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने तथा रोगियों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने में इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए सुनिश्चित किया जाए कि सभी जनपदों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरी सक्रियता से कार्यशील रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से जनपद स्तर पर संवाद के साथ साथ सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से भी संवाद स्थापित रखा जाए। उन्होंने स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के कार्यों को लगातार जारी रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सर्विलांस कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए। आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अधीन संचालित L2 कोविड चिकित्सालयों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड-19 की पॉजिटिविटी और डेथ रेट के नियंत्रण में सफलता प्राप्त की है। साथ ही रिकवरी रेट को बेहतर करके आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा करने का काम भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक टेस्ट आज तक संपन्न हुए हैं। प्रदेश जनपद में लेवल 1 हॉस्पिटल की श्रृंखला, लेवल 2 के डेडिकेटेड हॉस्पिटल का निर्माण और उच्च चिकित्सा संस्थान व मेडिकल कॉलेजों में लेवल 3 के हॉस्पिटल निर्माण की तेजी से आगे बढ़ाने में सरकार सफल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली को कोरोना महामारी से निपटने के लिए 300 बेड के बने आधुनिक कोविड L2 अस्पताल की सौगात दी है। बरेली के सिविल लाइंस इलाके में बने 300 बेड के कोविड हॉस्पिटल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया। इस अस्पताल में कोविड के गंभीर मरीजों को आधुनिकता चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। इस मौके पर मंडलायुक्त रणवीर प्रसाद ने बताया कि कोविड हॉस्पिटल में L2 के मरीज को भर्ती किया जाए। कोविड हॉस्पिटल में 35 वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई। यहां पर कोविड के गंभीर मरीजों का इलाज हो सकेगा। इससे पहले निजी मेडिकल कॉलेज में ही कोविड के गंभीर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस मौके पर कमिश्नर, डीएम, सीएम, सीएमएस मौजूद रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस 300 शैय्या के चिकित्सालय का लोकार्पण किया है। इसके माध्यम से आज हम लोग यहाँ पर L2 की सुविधा शुरू कर सकते हैं। इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ICU की व्यवस्था है जो सबसे महत्वपूर्ण है कोविड के लिए, जिसमें HFNC, वेंटिलेटर, बाईपैप सभी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। जो आवश्यक मैन पावर है उसका भी इंतजाम कर लिया गया है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो अब हमारे पास L2 की फैसिलिटी जोड़ने से जो भी कोविड में के लक्षण युक्त जो रोगी हैं जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता है उनको यहाँ पर इलाज किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने एक नया बिजनेस मॉडल लॉन्च किया है। इसके तहत अब यूपी के ग्रामीण इलाके में 10,000 महिलाओं को रोजगार देने की योजना है। इस बिजनेस मॉडल के लिए यूपीपीसीएल ने रूरल डेवलपमेंट से करार किया है, जिसमें राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह में शामिल महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। स्वयं सहायता समूह में शामिल महिलाओं को उपभोक्ताओं के बिल जमा कराने होंगे, जिसके उन्हें पैसे मिलेंगे। वो आर्थिक रूप से मजबूत होकर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। इसके लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी करीब 100 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। PVVNL MD अरविंद मलप्पा बंगाली ने बताया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 10,000 महिलाओं को इस बिजनेस मॉडल से जोड़ने की तैयारी है। बिजली विभाग का राजस्व बढ़ेगा, उपभोक्ता को बिजली घर जाकर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, महिलाओं को रोजगार मिल जाएगा। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया है। सरकार ने और हमारे SDO साहब ने, ब्लॉक प्रमुख हैं, विजय सर हैं, जितने भी सर हैं सब उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी और ये काम सिखाया बिजली विभाग का बिल जमा करना। और अब हम अपने गांव में बिजली विभाग से बिल जमा भी कर रहे हैं घर घर जाके, क्योंकि कोरोना काल में हम उसमें नहीं जा सकते बिल जमा करने। इस वजह से ऑनलाइन अपने घर घर जाते हैं, बिजली का बिल जमा करते हैं और 200 से लेके 50,000 तक हम बिजली का बिल जमा करते हैं। उससे हमें प्रॉफिट भी मिलता है 1% का। इससे हमारे बच्चों का खर्चा, हमारे घर का खर्चा चलता है। हमें योगी जी को अपने सरकार के जो भी हैं सभी जिन्होंने हमारे ये स्वयं सहायता समूह के आजीविका मिशन से ये दी है, उन्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि हम आगे बढ़ें और अच्छे से काम करें। बिजली विभाग का काम मिला है मुझे, मैं सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि कोरोना काल में हमें घर रहते हुए रोजगार मिला और
सभी ब्लॉक अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस बुरे वक्त में भी हमें घर बैठे काम मिला और अपने बच्चों की खर्च के लिए हमें जो ये रोजगार मिला, जिसमें हमें बहुत कुछ लाभ होगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सरकार ने ऐसी योजना बनाई कि महिलाओं को सम्मान मिले और उन्हें भी कुछ करने का मौका मिले। मतलब सरकार ने ये कहा कि महिलाओं को इज्जत दे और बिजली के बिल के लिए वैकेंसियाँ निकाली है, ग्रुप के द्वारा समूह बनाए हैं, ग्रुप समूह के द्वारा ही उन्होंने वैकेंसी निकाली है ताकि महिला हम कुछ आगे बढ़ सके। हमारा टारगेट ये है कि पूरा यूपीपीसीएल में कि 10,000 हमारे एजेंट्स बनाए जाए। तो इसी के तहत आज एक छोटा सा उनको एक अवेयरनेस वर्कशॉप जैसा किया गया है ताकि वो जिसका ये जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंतर्गत उसका फ़ायदा उठा के अपनी एक फुल टाइम या पार्ट टाइम के रूप में या बिजली का बिल कलेक्शन करें, उनको हैंड होल्डिंग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आने वाले दिनों में पीडीएस के माध्यम से भी और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, हमारे पैक्स हैं, पैक्स के माध्यम से और पीडीएस हम राशन की दुकान से भी हम बिजली का बिल का कलेक्शन कराएंगे। अब वो भी एडवांस स्टेज में है, तो सारे आज हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बुलाया गया ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सके, आत्मनिर्भर हो सके और उनको अधिक से अधिक वो अपना आमदनी कर सके। बाराबंकी जिले की सबसे बड़ी मगहर झील को पुनः अपने अस्तित्व में लाने के लिए प्रशासन ने अभियान चलाया है, जिनमें क्षेत्रीय विधायक शरद अवस्थी के साथ जिलाधिकारी आदर्श सिंह, एसपी अरविंद चतुर्वेदी, सीडीओ मेधा रूपम ने कई अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने श्रमदान करते हुए आसपास के लोगों का हौसला बढ़ाया। जिले के सूरतगंज स्थित करीब 3.5 किलोमीटर लंबी व 250 मीटर चौड़ी मगहर झील में कभी पर्यटकों का हुजूम लगा रहता था। देशी विदेशी पक्षियों की शरणगाह रही मगहर झील को पुनः अपने अस्तित्व में वापस लाने व सौंदर्यीकरण को इको टूरिज्म बनाने के लिए जिलाधिकारी आदर्श सिंह ने सभी विभागों को जल्द से जल्द कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। आज शुरुआत की है सांकेतिक रूप से जो इसमें जलकुंभी थी उसको हटाने का हम लोग श्रमदान के जरिए यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनकी मदद से किया जा रहा है और इसमें कोशिश कर रहे हैं, सभी विभागों को यहाँ बुलाया गया है। पूरा इसमें एक होलिस्टिक अप्रोच ले रहे हैं क्योंकि किसी भी इस तरह के इकोसिस्टम में एक सूत्रीय तरीके से कार्य नहीं हो सकता, हर चीज़ देखनी होती है। जो इनलेट है, आउटलेट है, वो झील का वो प्रॉपर हो, उसमें अगर कोई ब्लॉकेज है उसको हटाया जाए। बाकी भी जो यहाँ पे अगर इसको हम एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए जो कार्रवाई होनी है, तो एक लंबा प्रोग्राम है। लेकिन आज शुरुआत हुई है, शुरुआत बहुत सशक्त और अच्छी शुरुआत हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे ही सही हम लोग इसको एक वापस एक स्वरूप में ले आएंगे, जिससे ये न केवल इस जनपद का बल्कि आसपास के लिए भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा। कार्य योजना बनाई गई है, उसके आधार पर आगे काम किया जाएगा। इसको पर्यटन के रूप में हम लोग विकसित करने का पूरा प्रयास करेंगे और हमारी सरकार की भी इच्छा है कि पर्यटन के रूप में नए नए क्षेत्र जो है आगे आए, जिससे नौजवानों को, बेरोजगार जो लोग उनको जोड़ा जा सके। एसपी साहब एक अभियान चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्य उद्यान विशेषज्ञ औद्यानिक प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र खुशरूबाग में कटहल, नींबू, सहजन, अमरूद, जामुन के साथ साथ शोभाकार पौधे, कदम, चितवन, पुत्रजीवा, मौलश्री के बीजू पौधे वृक्षारोपण हेतु करने वाले कृषकों और राजकीय व अर्ध शासकीय संस्थाओं को पौधे निःशुल्क दिए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत लगभग 1.5 लाख पौधे कृषकों को खुसरोबाग स्थित उद्यान विभाग की तरफ से वितरित किए जाना है, जिसमें लगभग अब तक 70,000 पौधे किसानों को दिए जा चुके हैं, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। वहीं किसानों को पौधारोपण के बारे में उद्यान विभाग के अधिकारियों द्वारा जानकारी भी दी जा रही है। सर, मैं कौशाम्बी का रहने वाला हूँ। मुझे यहाँ पता चला कि पौधे निःशुल्क मिलते हैं, तो इसलिए मैं आया हूँ। पौधे मिला है और मुझे इसकी जानकारी यहाँ दी गई है, कैसे पौधे लगाना है, कितनी खाद डालनी है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करते हैं। और मैं यहाँ से पौधे ले जाऊँगा, खेती अपना करूँगा, बढ़ाऊँगा। हम यहाँ मुठीगंज प्रयागराज का निवासी हूँ। मेरा एक फार्म है गोहनिया में, उसके लिए पौधे लेने के लिए हम खुसरूबाग उद्यान विभाग में आए हैं और यहाँ निःशुल्क वितरण किया जा रहा है और हमें खुशी हुई कि इससे हमें पौध वृक्षारोपण में काफ़ी मदद मिलेगी और प्रशिक्षण भी मिल रहा है खाद पानी सिंचाई का, तो इससे हम बहुत लाभ मिलेगा और
पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा, हमको भी आमदनी होगी, लाभ मिलेगा। फतेहपुर जिले से हम आए हैं। हम पेपर में पढ़े थे, जानकारी मिली खुसरू बाग में निःशुल्क पौधे मिलते हैं, इसलिए हमारी खाली ज़मीन पड़ी है, उसमें पौधे लगाने के लिए लेने आए हैं कि अच्छे नस्ल के पौधे यहाँ दिए जाते हैं। तो पौधे अच्छे नस्ल के लगाएंगे तो आय हमारी बढ़ेगी। खाद वगैरह सब जो है कैसे डालना है, अच्छे नस्ल के पौधे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो उसी सब जानकारी के लिए हम आज सूचना मिली तो चल करके इसलिए आए यहाँ पे। तो हम सरकार का भी धन्यवाद दे रहे हैं, उद्यान विभाग का भी धन्यवाद दे रहे हैं कि हम किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। वहाँ से हमें सूचना मिली ये पेपर के माध्यम से कि इलाहाबाद के खुसरू बाग में पेड़ पौधे निःशुल्क वितरण किए जा रहे हैं, जो उद्यान विभाग और ये सरकार की तरफ से निःशुल्क है। इसलिए जैसे हमें सूचना मिली, हमने बगिया में आए और वहाँ से पेड़ पौधे लिए और इसके बारे में उद्यान विभाग के कर्मचारी हमें बताए कैसे पेड़ पौधे लगाना है। इसके बारे में सारी जानकारी हमें बताई गई और हमने पेड़ पौधे को लिया और लेकर चले आए और इसको कैसे लगाना ये सब बाकायदे से बताया गया है। प्रदेश में फल उत्पादन अधिक करने के लिए तथा वन आच्छादन को बढ़ाने के लिए और पोषक तत्वों की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्र तक उपलब्ध कराने के लिए फलदार बीजू पौधों का रोपण किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से अमरूद है, सहजन है, जामुन है, कटहल है। इस तरह के पौधे किसान अपने खेतों पर लगाएं और लगाकर उससे उत्पादन प्राप्त करें, उत्पादन प्राप्त करके और इसका स्वतः उपयोग करें, जिससे पोषण की जो समस्या है वह हल होगी। तीसरी बात है कि जो हमारा उत्तरांचल अलग हो जाने से जो वन का क्षेत्र कम हो गया, उसमें वृद्धि होगी। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त हस्तशिल्प के चेयरमैन सचिव रवि कपूर की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस के हस्तशिल्पियों की बेहतरी और उनके विकास हेतु 2 करोड़ 80 लाख रुपए के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट वाराणसी परियोजना की सौगात मिली है। केंद्र की तरफ से इसकी मंजूरी मिल गई है। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने इस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट ऑफ वाराणसी परियोजना के संबंध में विस्तार से अवगत कराते हुए बताया कि कोरोना काल के दौरान वाराणसी के हस्तशिल्पियों की बेहतरी और उनके विकास हेतु 2 करोड़ 80 लाख की इस परियोजना को भारत सरकार को भेजा गया था, जिसे आज मंजूरी दे दी गई है। परियोजना के अंतर्गत 2000 हस्तशिल्पियों को आधुनिक टूल किट्स उपलब्ध कराई जाएगी। 1200 शिल्पियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा आच्छादित किया जाएगा। हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान 2-2 माह का डिजाइन एंड टेक्निकल अपग्रेडेशन और ट्रेनिंग एंड क्राफ्ट स्किल्स अपग्रेडेशन तथा 5 दिवसीय सॉफ्ट स्किल अपग्रेडेशन वर्कशॉप आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा हस्तशिल्पियों के प्रोडक्ट के फोटोग्राफ के द्वारा कैटलॉग तैयार कर उसका प्रचार प्रसार भी कराया जाएगा। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया है कि परियोजना की संपूर्ण अवधि 6 माह है। 6 माह के अंदर संपूर्ण कार्यक्रम को क्रियान्वित कराते हुए बनारस और आसपास के हस्तशिल्पियों को योजना से आच्छादित करते हुए उसे लाभान्वित भी किया जाएगा। योजना से जो यहाँ पे हस्तशिल्पी हैं उनके लिए भारत सरकार ने 2 करोड़ 80 लाख रुपए की परियोजना अभी स्वीकृत की है, जिसमें हमारे यहाँ 8 जीआई आइटम्स हैंडीक्राफ्ट्स के बनते हैं, जिनमें उनको एक तो टूल किट दिया जाएगा करीब 2000 हमारे ऐसे आर्टिजन्स को। इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है, उनके माध्यम से उनको ट्रेनिंग देंगे और हमारे जो मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स हैं उनको हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की, उनकी अकाउंटिंग की और अन्य मैनेजमेंट स्किल्स के संबंध में उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत ने बहुप्रतीक्षित फैसला देते हुए सभी 32 आरोपियों को किया बरी। कोर्ट ने कहा विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं, एक आकस्मिक घटना थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले में 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में आज सुबह मुख्यमंत्री से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक कोविड टेस्टिंग हुई है, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने डोर टू डोर सर्वे, सर्विलांस और टेस्टिंग को तेजी से चलाने के दिए निर्देश।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमेठी, बरेली, संत कबीर नगर समेत 6 जिलों में 300 बेड के समर्पित कोविड अस्पताल का किया उद्घाटन। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।